हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का 2023 का जो बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 7 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 8th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 8वां लेक्चर वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूं कि जो पिछले 7 लेक्चर वीडियोस थे वो आपने देख भी लिए होंगे। ठीक है, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, बट इस लेक्चर के बाद उन 7 लेक्चर वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बुक्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम अच्छी बुक्स फॉलो करते हैं ना, तो हमारी जो प्रिपरेशन है, जो हमारी स्टडीज है, वो बहुत 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 आसान हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा हमें अच्छी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरी नॉलेज में कुछ बुक्स आई हैं, तो मैं जरूर ये फिर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है ओसवाल गुरुकुल की, ये जो बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये ओसवाल गुरुकुल की क्लास 12 की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है। तो ये काफी अच्छी बुक है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो उनके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी। तीनों ही सब्जेक्ट में ये अवेलेबल है बुक। इवन ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इवन कॉमर्स स्ट्रीम ही नहीं, साइंस स्ट्रीम प्लस ह्यूमैनिटीज के भी डिफरेंट सब्जेक्ट के ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है, जो काफी हेल्पफुल है। And this is as per the latest syllabus which is issued on 31st March 2023। 31st March 2023 को जो लेटेस्ट सीबीएसई ने जो सिलेबस इशू किया है उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। और इस बुक की मुझे बहुत खास बात एक ये लगती है कि इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। जैसे इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन, एसर्शन रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो भी इंक्लूडेड है। प्लस इसमें प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। हर चैप्टर की पहले आपको समरी मिलेगी, हर चैप्टर की आपको शॉर्ट में समरी मिलेगी, और उसके बाद उसी चैप्टर पे बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर टाइप, केस स्टडी, न्यूमेरिकल सब मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बुक लिखी गई है, तो ये आप प्रिफर कर सकते हैं। ये इस बुक का फर्स्ट पेज है, जो कंटेंट है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जैसे अकाउंटेंसी की बुक है, तो देखिए इसके जितने चैप्टर्स हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस है वो ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन एक बार में बल्क में दिए हैं, चैप्टर वाइज डिवाइडेड है इसमें क्वेश्चन, जिससे क्या है, और समरी आप पढ़ेंगे उसके बाद उसी चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो आप इजिली लगा पाएंगे। तो ये काफी इजी लैंग्वेज में प्लस काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। इवन मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें मैं यही बुक रेफर कर रही हूँ, आजकल इसी बुक से पढ़ा रही हूँ। और एक बात और है, ओसवाल का जो है टेलीग्राम चैनल, आप वो भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप अगर उनका ग्रुप, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, वो ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे। ठीक है, तो ये काफी अच्छा रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो जरूर उसे ज्वाइन करें। एंड अगर ये बुक आपको परचेज करनी है तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप ले सकते हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो आज हमें सेक्शन बी स्टार्ट करना है। सेक्शन ए के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 2 सेक्शंस होते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेपर है ना, तो वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसके एमसीक्यू आज लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 से आज हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है, ये जो 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। किसके बारे में, अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, यानी ब्रिटिश टाइम में। ठीक है, ब्रिटिश रूल जब इंडिया में थे, तो उस समय में जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो आपको बताना है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट क्या है एक बार रीड कर दे रही हूं। पहला है, इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डिफिसिट, ठीक है, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। नेक्स्ट है, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन वेयर फॉलोड। Next is Britain maintain a monopoly control over the India's export and import. Next is India became an exporter of primary product and importer of finished consumer goods. ठीक, तो ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है फॉल्स अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। जब ब्रिटिश रूरल थे इंडिया में, तब उस दौरान क्या इसमें से फॉल्स है। ठीक, ये आपको बताना है। तो वही तरीका हम फॉलो करेंगे जो हम हमेशा करते हैं।
ये जो जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में, उस समय जो फॉरेन ट्रेड किस टाइप का था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पर देखिएगा इसका आंसर आप खुद ही कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड आप समझ रहे होंगे। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, नाम ही बता रहा है, फॉरेन ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार, फॉरेन मतलब बाहर, क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री से जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी ट्रेड करती है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। ठीक। एंड कॉलोनियल रूल मतलब तो समझ रहे होंगे ना, मतलब कोई अगर एक पावर कंट्रोल करता है किसी पर्टिकुलर एरिया के पीपल को, डिपेंडेंट बनाता है, तो वो क्या होता है, कॉलोनियल रूल कहते हैं। जैसे ब्रिटिश पहले जब इंडिया में थे, तो दैट पीरियड इज कॉल्ड कॉलोनियल रूल था उस समय इंडिया में। ठीक है, अब उस समय के बारे में कुछ उस टाइम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड में आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस समय भी इंडिया वॉज वेरी, मतलब इंडिया हैज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मतलब कंट्री इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। उस समय भी इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री थी, बहुत अच्छी पोजीशन पे थी रिगार्डिंग ट्रेडिंग। उस समय व्यापार की दृष्टि से भी इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पे थी। लेकिन उस समय जो एक्सपोर्ट होता था ना, वो प्राइमरी आइटम्स का होता था। ठीक है, उस समय भी इंडिया में व्यापार बहुत बढ़िया चलता था, इंडिया बहुत अच्छी कंट्रीज में आता था व्यापार के टर्म में। लेकिन इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता था ना, वो किसका होता था, स्पेलिंग एक सेकेंड, EXPORT। ठीक है, उस समय जो एक्सपोर्ट होता था वो किसका होता था, प्राइमरी आइटम्स का। जैसे कॉटन हुआ, ठीक है, रॉ कॉटन हुआ, रॉ सिल्क हुआ, शुगर और वूल की बात करूं, जूट, ये सब जो रॉ आइटम्स होते हैं ना, प्राइमरी आइटम, इनका एक्सपोर्ट होता था। और इंपोर्ट किनका होता था, जो फिनिश गुड है, ठीक है, जो फिनिश गुड है उनका इंपोर्ट होता था। ठीक है, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट होता था। तो ये उस समय की खास बात है। फिर एक और है कि उस समय जो है ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन हेल्ड द मोनोपोली ओवर द इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी ब्रिटेन की मोनोपोली बनी हुई थी इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में। इसका मतलब क्या था कि इंडिया का मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता था वो ब्रिटेन के साथ ही होता था। ठीक है, बस थोड़ा बहुत व्यापार बाकी कंट्रीज के साथ होता था, लाइक श्रीलंका, चाइना, ईरान, बट मैक्सिमम जो ट्रेड होता था वो ब्रिटेन के साथ ही होता था। तो ब्रिटेन की एक तरीके से मोनोपोली कंट्रोल था ओवर द इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक, एक ये खास बात है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि उस समय रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन। ठीक है, कमोडिटी प्रोडक्शन की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी ब्रिटेन की। एंड उस समय जो था इंडिया का लार्ज ट्रेड सरप्लस था। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडिया का लार्ज ट्रेड सरप्लस था, लार्ज ट्रेड सरप्लस। इसका मतलब क्या है, ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। उस समय भी एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा गलत है। चलिए पहला पढ़ते हैं, इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डिफिसिट। तो ये पहला ही पॉइंट मिल गया, ये गलत है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया का जो था जो ट्रेड सरप्लस में था, इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस में था, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था। यहाँ तो बता रहा है ट्रेड डिफिसिट था, तो ये गलत है। ठीक है, तो यानी दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। लेकिन चलिए और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन वेयर फॉलोड। तो हाँ, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड अभी मैंने बताया था रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, कमोडिटी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटेन मेंटेन करता था मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो हाँ, ये बात भी सही है कि ब्रिटेन की मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के साथ, मैक्सिमम ब्रिटेन के साथ ही ट्रेड करना होता था, थोड़ा बहुत ट्रेड बाकी कंट्री के साथ होता था। नेक्स्ट क्या है, इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड, प्राइमरी प्रोडक्ट। हाँ, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जो रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे रॉ जूट हुआ, रॉ सिल्क हुआ, रॉ कॉटन हुआ, उसका एक्सपोर्ट होता था, और जो फिनिश गुड है उनका इंपोर्ट होता था। ठीक है, उस टाइम। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो यानी गलत क्या है, ऑप्शन ए जो है गलत स्टेटमेंट है। तो यानी यहाँ पे तो पूछा है कि फॉल्स क्या है ना, तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये पूछा जा रहा है कि डैश इज अ प्रोसेस। आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है विच इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी फ्रॉम सोइंग टिल सेल ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो आपको बताना है उस प्रोसेस का नाम, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें जिसमें सोइंग यानी बोने से लेकर के जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको सेल करने, मार्केट में सेल करने तक के बीच की सारी एक्टिविटीज आती हैं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्या इसको रूरल डेवलपमेंट क्या कहा जाता है, या इसे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है, या इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, या उसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन।
आपको बताना है उस प्रोसेस का नाम जिसमें सोइंग यानी बीज को बोने से लेकर के उस प्रोडक्ट को मार्केट में, फाइनल जो प्रोडक्ट निकला है उसको मार्केट में बेचने तक का पूरा काम, पूरी एक्टिविटीज आती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो वही तरीका फॉलो करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। मैं आपको इन चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, फिर आप खुद ही आंसर कर लेंगे कि कौन सा सही है। सबसे पहले बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, रूरल मतलब क्या है? बैकवर्ड एरिया। ठीक है, जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली एंड सोशली जो बैकवर्ड एरिया है। डेवलपमेंट मतलब उनका उत्थान करना, उनको डेवलप करना। तो रूरल डेवलपमेंट बेसिकली वो एक्शंस है, वो इनिशिएटिव है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज विच आर बैकवर्ड। वो एरियाज जो इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड है, उनके डेवलपमेंट के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं, जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, उनको कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पे तो इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है, यानी ये तो आंसर नहीं होगा। अगला क्या है? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर तो मतलब जान रहे हैं खेती, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है विविधता। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधता। तो एग्रीकल्चर में कैसे डाइवर्सिफाई करें, उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। तो एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या किया जा सकता है? क्रॉपिंग का जो पैटर्न है, क्रॉपिंग का जो पैटर्न है, दैट कुड बी चेंज। क्रॉपिंग के पैटर्न को चेंज किया जा सकता है, या जो फार्मर्स हैं वो नॉन फार्मिंग ऑप्शंस, फार्मर जो हैं वो नॉन फार्मिंग ऑप्शंस, नॉन फार्मिंग ऑप्शंस मतलब एनिमल हस्बेंड्री या जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है वो सब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनका जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। तो दिस इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ये एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है। यानी एग्रीकल्चर में कैसे कुछ चेंज किया जा सकता है, कुछ और डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो क्रॉपिंग का पैटर्न चेंज करके, या जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग के साथ साथ नॉन फार्मिंग ऑप्शन को भी ऑप्ट करें। ठीक है, कुछ एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री वगैरह करें, तो जिससे क्या होगा कि उनकी इनकम और बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, खेती का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो दिस इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। तो आप समझ गए होंगे कि ये और ये, इसमें तो कहीं बात ही नहीं हो रही है इस चीज की। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट तो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ रहे होंगे क्या है? यानी वो फार्मिंग जिसमें जिसमें क्या है, जिसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं यूज किए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग, ऐसी खेती जिसमें केमिकल वगैरह कोई यूज नहीं किया जा रहा है। यानी वो एग्रीकल्चर का प्रोसेस जिसमें जो फर्टिलाइजर है, जो पेस्ट कंट्रोल है, वो सब कहां से आ रहे हैं? वो सब आ रहे हैं एनिमल, वो सब कहां से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं एनिमल एंड प्लांट के वेस्ट से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग वो प्रोसेस है फार्मिंग का, वो प्रोसेस एग्रीकल्चर का जिसमें जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, वो सब कहां से आ रहे हैं? वो प्लांट या एनिमल वेस्ट को यूज करके फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है एंड पेस्टिसाइड्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, पेस्ट जो कंट्रोल के लिए है वो बनाए जा रहे हैं। ठीक, उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं यूज किए जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें भी कहीं इसकी बात हो नहीं रही है। तो यानी आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पर चलिए ऑप्शन डी के बारे में मैं बता भी देती हूँ पहले। एग्रीकल्चर मार्केटिंग लास्ट बचता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग तो यही आंसर है, बट आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग है क्या। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वो सारी चीजें आती हैं, वो सारी एक्टिविटीज आती हैं राइट फ्रॉम द सोइंग ऑफ द दैट सीड। यानी उस बीज को बोने से लेके वो पेड़ उगेगा, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, पैकेजिंग की जाएगी, ग्रेडिंग की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वो सारी एक्टिविटीज आती हैं और बेचा जाएगा मार्केट में। ये सारी एक्टिविटी आती हैं किसमें? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो प्रोसेस है विच इन्वॉल्व द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। इसमें सब कुछ आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बेसिकली जो फार्मिंग सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर है, और जो नॉन फार्मिंग सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर और जो नॉन फार्मिंग सेक्टर है, दोनों क्या होते हैं? दोनों को मिलके काम करना होता है। ठीक है, दोनों मिलके काम करते हैं तो अच्छा आउटपुट आता है। तो दिस इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश have emerged as an important microfinance system and led to women empowerment। यानी आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है एक इंपॉर्टेंट
माइक्रो फाइनेंस सिस्टम। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक माइक्रो फाइनेंस सिस्टम है जिससे विमेन एम्पावरमेंट भी होता है। ठीक है, क्या वो नाबार्ड है, क्या वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्या वो कॉमर्शियल बैंक है, या वो लैंड डेवलपमेंट बैंक है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए, माइक्रो फाइनेंस सिस्टम क्या होता है। माइक्रो फाइनेंस सिस्टम, तो देखिए माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस सिस्टम बेसिकली क्या है, जब जो इंडिविजुअल है उसे बहुत बड़ा नहीं बट एक छोटा अमाउंट, स्मॉल लोन चाहिए, छोटा अमाउंट का लोन चाहिए, ताकि वो क्या हो सके, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, कुछ अपना छोटा सा रोजगार खोल सके। ठीक है, तो उसको कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस में बहुत बड़ा अमाउंट का लोन नहीं दिया जाता है बट छोटे अमाउंट का लोन दिया जाता है, ताकि इंडिविजुअल को दिया जाता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, अपना कुछ छोटा मोटा दुकान खोल सके, कोई छोटा मोटा काम खोल सके। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस सिस्टम। तो ये आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो फाइनेंस सिस्टम है जो वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत प्रमोट करता है। ठीक, चलिए एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला क्या है, नाबार्ड। सबसे पहला क्या है, नाबार्ड। तो नाबार्ड का नाम तो आपने सुना होगा, अगर आपने मेरे पिछले इकोनॉमिक्स के लेक्चर वीडियोस देखे हैं, बहुत बार डिस्कस किया है मैंने नाबार्ड। तो नाबार्ड मैं बता चुकी हूँ, नाबार्ड इज द एपेक्स बॉडी। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड इज द एपेक्स बॉडी, सबसे बड़ी बॉडी है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन विच आर इन्वॉल्व इन रूरल क्रेडिट, विच आर इन्वॉल्व इन रूरल क्रेडिट। नाबार्ड जो है एपेक्स बॉडी है, सबसे टॉप मोस्ट एपेक्स बॉडी है, जो उन सारे इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करती है, गवर्न करती है, गाइड करती है जो रूरल क्रेडिट में इन्वॉल्व है। रूरल क्रेडिट मतलब जो बैकवर्ड एरिया गांव वगैरह में जो लोनिंग से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है उनको मतलब उनको कोऑर्डिनेट करती है, गाइड करती है। तो नाबार्ड टॉप मोस्ट बॉडी है। नाबार्ड का क्या काम क्या है, टू ग्रांट लॉन्ग टर्म लोन। नाबार्ड का काम क्या है, टू ग्रांट लॉन्ग टर्म लोन टू स्टेट गवर्नमेंट। नाबार्ड का काम है कि लॉन्ग टर्म लोन देना स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके शेयर कैपिटल को क्या कर सके, खरीद सके, सब्सक्राइब कर सके। इससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हेल्प होगी। एंड नाबार्ड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करता है, वो करता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किसका, जितने भी रूरल एरिया से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, यहां लिखती हूं, जैसे जो भी जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है, जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जितने भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन सबका इंस्पेक्शन करना, गाइड करना, रेगुलेट करना, ये सब किसका काम है, नाबार्ड का काम है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे नाबार्ड तो नहीं इन्वॉल्व है माइक्रो फाइनेंसिंग सिस्टम में, ये कोई छोटी बॉडी इन्वॉल्व होगी। नाबार्ड इज द एपेक्स बॉडी, सबसे बड़ी बॉडी है जो रूरल क्रेडिट में जिससे डील करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, नाबार्ड तो नहीं है। ठीक, अगला क्या है, अगला है सेल्फ हेल्प ग्रुप। पर चलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़ने से पहले मैं आपको कॉमर्शियल बैंक बताती हूँ पहले। अगला क्या है, कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक तो आप जान रहे होंगे, ये जो आसपास आप जितने बैंक देखते हैं ना, एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी, आईसीआईसी, जितने बैंक है दे ऑल आर कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं विच कैरी आउट द ऑपरेशन रिलेटेड विद डिपॉजिट, डिपॉजिट एंड विड्रॉल, डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी। वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग, जैसे डिपॉजिट या विड्रॉल ऑफ मनी जो है में इन्वॉल्व है, जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह देखते हैं, वो सब किस में आते हैं, कॉमर्शियल बैंक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक बेसिकली वो बैंक होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं लोन। ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं लोन। ठीक है, इन कंसीडरेशन फॉर, किसके कंसीडरेशन पे, लैंड, जहां पे जमीन को गिरवी रखा जाए, लैंड एज कोलेट्रल, जहां पे लैंड को एज कोलेट्रल मतलब ऐसा गिरवी रखा जाए, और उसके बदले में जब लोन मिलता है ना, तो वो जनरली ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं। तो लैंड डेवलपमेंट जो बैंक होते हैं, इट प्रोवाइड सम ऑफ मनी या लोन प्रोवाइड करते हैं एज क्रेडिट टू फार्मर्स, किसानों को प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में जमीन को रखते हैं एज कोलेट्रल। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये तीनों तो आंसर है नहीं, तो अब आपको पता चल गया होगा क्या है आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बट मैं ऑप्शन बी के बारे में आपको बता भी देती हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, दीज आर माइक्रो, दीज आर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, दीज आर द माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, जिनका ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, क्रेडिट मतलब उधार,
लोन देना। तो ये वो ग्रुप है जो छोटे-मोटे जो लोन वगैरह चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? एंड ये कैसे प्रोवाइड करते हैं? ये बेसिकली ये जो ग्रुप होते हैं ये प्रमोट करते हैं स्मॉल सेविंग्स को। ये जो ग्रुप होते हैं ये प्रमोट करते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो हाउस होल्ड है रूरल एरियाज़ में, रूरल एरिया में जो हाउस होल्ड है वो क्या करें? वो करें सेविंग, वो पैसे बचाएँ, वो करें सेविंग, ठीक है? और फिर यही जो सेविंग होती है इसको मोबिलाइज किया जाता है, ठीक है? यही जो सेविंग होती है इसी को मोबिलाइज किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, सपोज करो इस पर्सन ने सेविंग की, सबने सेविंग करके इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिपॉजिट किया, ठीक है? फिर इसी मनी को क्या किया जाता है? मोबिलाइज किया जाता है, जिनको जरूरत है उनको दिया जाता है, ठीक है? एंड बेसिकली और ये जो ग्रुप है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट में काम करता है, ठीक है? विमेन्स को जो अपने कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए अगर कुछ पैसे की जरूरत होती है तो स्पेशली उसके लिए ये काम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक? तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अब हम अगले लेक्चर वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ के रखिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।